बच्चों, आज हम कक्षा 7 से पाठ 2 दादी माँ पढ़ेंगे। कमज़ोरी ही है अपनी, पर सच तो ये है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी, बरसात और बसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्राय अनमना सा हो जाता है। इसमें जो लेखक कह रहे हैं कि कमज़ोरी ही है, शायद मतलब कि ज़रा सी कठिनाई, गर्मी, बरसात, बसंत देखने के बाद भी मतलब जो कवि का जो मन है प्राय उदास ही रहता था। मेरे शुभचिंतक मित्र मुंह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं। जो उसके शुभचिंतक मित्र हैं वो मतलब लेखक को खुश देखने के लिए, प्रसन्न देखने के लिए उनको बताते हैं कि छुट्टियां पड़ने वाली है, ताकि लेखक खुश हो। और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। और पीठ पीछे वो लोग बात करते हैं कि ये तो मतलब बहुत ही कमज़ोर तरह का इंसान है और ये मतलब बहुत जल्दी घबरा जाता है, इस तरह से उसका मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा अब कभी उन बातों को न सोचूंगा। तो लेखक सोचता है कि अब मैं ये सब बातें नहीं सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से क्या होता है। पर बरबस मेरी आंखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उठती है। तो लेखक सोचता है कि मैं ये सब नहीं सोचूंगा, पुरानी बातें नहीं सोचूंगा। लेकिन जैसे ही वो ऐसे सोचता है, लेकिन अचानक से उसको फिर से वही उसकी आंखों के सामने एक शीतल शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी धुंधली छाया उसको दिखती है। मुझे लगता है जैसे कुआर के दिन आ गए हैं, मतलब कुआर के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। चारों तरफ पानी है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अधगली घासें, घेऊर और वन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीज सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। जो उस समय मतलब चारों तरफ पानी पानी रहता है, नदियाँ इधर से उधर बहती हैं। तो जो नदियों में जो बहती हैं, जो मोथा, साई, अधगली घासें, ये सब जो उस समय की नदियों में यहाँ से वहाँ बह बह के जाती रहती है। तो जब वो सूरज की गर्मी जब उन्हें मिलती है तो उसमें से जब उस मिलने से वो सड़कर उसमें से एक विचित्र गंध निकलती है। रास्तों में कीचड़ सूख गया है, और जो रास्तों का कीचड़ है वो सूख गया है। और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। और जो गांव के लड़के हैं वे जो जलाशय हैं जिसमें झाग भरे हुए हैं उसमें कूद रहे हैं। ठीक है, मतलब नहा रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। सभी मौसम की हमारे यहाँ बहुत सारे मौसम पाए जाते हैं, आते हैं, एक के बाद एक मौसम आते हैं। तो सभी मौसम जो भी है, गर्मी, सर्दी, बरसात, तो जितने भी मौसम हैं उन सभी की अपनी अपनी कुछ खास बातें हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। तो लेखक कहता है कि आषाढ़ महीने में तो आम और जामुन मिलते हैं, लेकिन लेखक कह रहा है कि अगर वह ना मिले तो भी चिंता नहीं। अघन में चिड़वा और गुड़ ना मिले, और अघन माह में अगर हमें चिड़ा और गुड़ ना मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर कुआर के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। तो लेखक कहते हैं कि हमें चाहे अघन में चूड़ा ना मिले या फिर आषाढ़ में आम जामुन ना मिले, चैत के दिनों में अगर लाई के साथ गुड़ ना मिले, अफसोस नहीं। लेकिन मतलब अगर वो गंध भरे झाग भरे जलाशयों में अगर वो कुआर के दिनों में अगर वो वहाँ पे ना कूदे, ना नहाए या मस्ती ना करे, तो लेखक का मन नहीं भरता है। तो उसे बुरा लगता है। मैं भीतर हुड़क रहा था, दो एक दिन ही तो कूद सका था, लेखक सोचता है। लेखक मतलब उनको बहुत ही पसंद है वहाँ पे कूदना। तो बहुत ही मतलब और कब करूँगा, और कब कूदूँगा पानी भरे जलाशयों में, मतलब बहुत वो तड़प रहे थे। उस मन में सोचते हैं कि दो एक दिन ही कूदा था, नहा धोकर बीमार हो गया।
और फिर जब वो कूदा उसके बाद वो बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। और जब लेखक को हल्की हल्की बुखार या हल्का सर्द कुछ भी बीमार हल्की होती है, सर्दी जुकाम कुछ, तो लेखक को बहुत पसंद है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू हो। तो लेखक का कहना है कि जब थोड़ा थोड़ा ज्वर होता है और सर में थोड़ा दर्द होने से, और जब दिन भर उनको नींबू और साबू खिलाया जाता है तो उन्हें वो पसंद है। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया। मतलब इस बार जो लेखक का जो जड़ था वो चढ़ता ही गया, चढ़ता ही गया। रज़ाई पर रज़ाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। मतलब इतना बुखार हुआ, इतना बुखार हुआ, रज़ाई पे रज़ाई उनको उड़ाई गई और 12 बजे के बाद ही ठीक हुआ। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। जो लेखक था वो दोपहर को चादर लपेट कर सोया था। दादी माँ आई, शायद नहा कर आई थी उसी झाग वाले जल में। तो उसकी दादी माँ आई थी उस झाग वाले जल में नहाकर। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती। उनका शरीर बहुत ही दुबला पतला था और स्नेह सने शरीर पर किनारीहीन उनकी जो धोती थी, वो किनारे मतलब किनारे उनकी वो मतलब डिज़ाइन नहीं था, वैसे सिंपल थी। मतलब सन में सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपके हुए जल की शीतलता और उनके सफ़ेद बालों से जल की बूंदें टपक रही थी। आते ही उन्होंने सर पेट छुए। आते ही उन्होंने लेखक का सर छुआ, पेट छुआ। आंचल की गांठ खोल किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई और किसी से कुछ जादू टोना जैसा कुछ करके लाई होगी, वो मिट्टी लेखक के माथे पर लगाया, मुंह में लगाया। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। कभी पंखा झलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती। और जो लेखक की जो दादी माँ थी वह अपने पोते का बार बार देखती है कि ठीक है कि नहीं। थोड़ा सा कभी पंखा भी कर देती, ज़्यादा मतलब गर्मी लगने से। और पास में ही उनके पास में ही बैठी रहती और उनके हाथ पैर कपड़े से सहला देती और दालचीनी का भी लेप कर देती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। मतलब लेखक की जो दादी माँ थी, जब भी घर में कोई बीमार होता है, कुछ होता है, तो वो हमेशा मतलब उसकी इलाज कर इसको मतलब उसके साथ लगी रहती थी। जैसे वो पूछती रहती थी इसको मतलब लेप दिया कि नहीं, खिचड़ी अच्छे से बनी कि नहीं, सब कुछ वो देखती। मतलब बीमार एक आदमी जब बीमार होता है तो उसका मतलब सारा दायित्व अपने ऊपर ले लेती थी। अपने घर वालों को पूछती थी कि इसका ठीक से तुम देखभाल कर रहे हो कि नहीं, बाहर से कोई आया है तो क्या सीधी इसके पास आया है, आदि मतलब ऐसे प्रश्न पूछती। दादी माँ को गवई गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। दादी माँ जो थी उनको मतलब 50 मतलब बहुत तरह तरह के दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम। और गांव में अगर कोई बीमार होता वहाँ पे भी वो वही करती। हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती और कहती कि तुम्हारा ऐसा बीमारी, तुम्हें अभी ऐसा है तो तुम्हारा भी ये बीमारी है, वो बीमारी है। मतलब अनुमान से बताती एकदम और विश्वास के साथ बताती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप। मतलब वो जब महामारी चल रही थी, ये सब चल रही, तो वो बोलती कि अभी तुम लोग लवंग लो, गुड़ लो, ये सब लो, तुम्हारे शरीर के लिए अच्छा है, गूगल करो, धूप सेको। सफाई कोई उनसे सीख ले। मतलब बहुत साफ सुथरे वाली थी। दवा में देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। वो मतलब बहुत ही वो थी, मतलब उनको हर चीज़ ठीक चाहिए थी, हर चीज़ मतलब उपस्थित रहनी चाहिए थी। जैसे दवा ठीक समय मिली कि नहीं, मिश्री शहद घर में है कि नहीं, कहीं ख़त्म तो नहीं, सब कुछ हिसाब रखती। बुखार तो मुझे अब भी आता है, नौकर पानी दे जाता है, मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबुन, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। पर न जाने क्यों ऐसा बुखार
को बुलाने का जी नहीं होता है। तो लेखक अभी बड़े हो गए हैं, वो बचपन की बातें याद कर रहे थे। वे कहते हैं कि बुखार तो मुझे अब भी आता है, लेकिन वो मज़ा नहीं आता, पहले जैसा नहीं, अच्छा नहीं लगता बुखार आने से। नौकर मुझे पानी देता है, मेस महाराज खिचड़ी अच्छे से बनाते हैं, डॉक्टर साहब मुझे मेरी नाड़ी देखते हैं, लेकिन फिर भी मुझे पहले जैसा अच्छा लगता था बुखार आने पे, वैसा अच्छा नहीं लगता है। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। उनके जो भैया थे किशन भैया, उनकी शादी ठीक हुई थी, तो दादी माँ बहुत ही उत्साहित थी, बहुत ही खुश थी। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। मतलब वो दिन भर गायब रहती, ये काम करती, वो काम करती, इधर जाती, उधर जाती, सारा घर उसने अपने ऊपर सर पर उठा लिया था। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर ठहरा। तो मतलब इतनी व्यस्त रहती कि पड़ोसी ने आने से भी उनके साथ बातें करने का उनको समय नहीं मिलता। एक काम अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती है। मतलब ऐसे तो दादी माँ कुछ काम नहीं करती थी, लेकिन अगर वो नहीं होती थी तो हमेशा वो काम विलंब, उस काम के लिए विलंब हो जाता था। मतलब वो काम समय पे नहीं हो पाता था अगर दादी माँ नहीं होती थी। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। एक दिन दोपहर को जब लेखक छोटे थे तो वो घर लौटे। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। देखा, पास के कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। तो दादी माँ, एक दिन दोपहर के समय लेखक ने देखा कि दादी माँ किसी पे बिगड़ रही है। तो लेखक ने देखा कि वो रामी की चाची है। तो वो रामी की चाची को दादी माँ कह रही है, सोना होगा धन्नो, रुपया मैं सूद के साथ आज दे दे। तेरी आँख में तो शर्म है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरती, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। तो इसमें जो रामी की चाची पर दादी माँ बिगड़ रही है, क्योंकि रामी की चाची ने सूद पर पैसे लिए थे दादी माँ से। तो वो मतलब दादी माँ उसे मांगती तो वो हमेशा बोलती आज दूंगी, कल दूंगी, फसल कटने पे दूंगी। तो इस तरह से तो दादी माँ बोलती है कि क्या तेरी दूसरी फसल कटेगी तब देगी, मतलब ऐसे गुस्सा करती है। तो रामी की चाची बोलती है, दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोने लगती है और कहती है, दूंगी मालकिन। दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप न दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। तो झुककर आंचल पकड़कर दादी माँ के पैरों पर झुक जाती है और कहती है कि मेरी बेटी की शादी है, आप अगर दया नहीं करेगी तो कैसे होगा। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई और फिर दादी माँ कहती है, दूर जाओ, मैं अभी नहा के आई हूँ, दूर हटो। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। तो लेखक भी देख रहे थे, तो लेखक अपनी दादी को बोलते हैं, जाने दो दादी, बेचारी है, दे देगी कभी। चल चल चला है समझाने। तो दादी माँ कहती है, चल मुझे मत समझाओ। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। तो मतलब लेखक चले गए और फिर बहुत दिन बीत गए, कई दिन बीत गए, लेखक भूल गया वो बात। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। तो एक दिन जब रामी की चाची मिली, वो तो मतलब बोलने लगी, तुम्हारी दादी पूतो फले दूधो नहाओ। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने विहल होकर कहा, उड़ीन हो गई बेटा, भगवान भला करे। हमारी मालकिन का कल ही आई थी, पीछे का सारा रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई ना हो, देवता है बेटा, देवता। तो फिर उसके बाद जो रामी के धन्नो चाहती थी, उसने कहा कि कल तुम्हारी मतलब दादी का भला करे। तुम्हारी दादी कल आई थी, उन्होंने मेरा सारा कर्जा माफ़ कर दिया है और ऊपर से मुझे 10 रुपये भी दे के गई और बोला कि मेरी बेटी की अच्छे से शादी निपटाने के लिए। तो फिर वो बोलती है कि तुम्हारी दादी तो देवता है, देवता। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा,
वो तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। तो लेखक कहते हैं उस दिन तो आपको बहुत डांट रही थी। तो धन्नो चाची कहती है वो तो बड़े लोगों का काम है, वो ऐसे ही दिखाने के लिए डांटते हैं। और ऐसे बोल के लेखक फिर मन ही मन खुश हो जाता है जब वो ऐसे सुनता है। किशन के विवाह के दिनों की बात है, जब उसके बड़े भाई के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती हैं। तो उनके वहाँ रात रात भर गीत गाते हैं विवाह के कई दिन पहले से ही। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा ममेरा भाई राघव दालान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। तो मतलब किशन भैया के विवाह के समय तो मतलब सभी औरतें मतलब रात को अभिनय करती हैं, कथाएं करती हैं। मतलब एक ही कथा जो है उसके ऊपर अभिनय करती हैं। और उसमें से विवाह से लेकर पुत्रत्व तक सारे मतलब वो लोग दृश्य दिखाते हैं उस कथा में। और सभी जो पार्ट है वो सब औरतें ही करती हैं, दूसरे मर्द नहीं करते हैं। तो लेखक बीमार थे तो वो भी वहीं पे ही थे। हाँ, और जो मतलब लेखक के जो ममेरा भाई था राघव, वो भी आया था, सो रहा था। तो औरतों ने आपत्ति की कि उसे वहाँ से हटाइए। दादी माँ बिगड़ी, लड़की से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। तो दादी माँ कहती है कि अरे ये तो लड़के हैं, छोटे हैं, इनसे क्या पर्दा, ये तो ब्रह्मा और लड़के का मन तो एक जैसा ही होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। और दादी माँ ने पास में ही उनके पास में एक चारपाई में उनको चादर उड़ा के सुला दिया था लेखक को। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं और ज़ोर से हंस दूँ, भेद खुल जाए तो निकाल बाहर किया जाऊँगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक न सकी और भंडाफोड़ हो गया। फिर क्या हुआ, जब लेखक भी चादर ओढ़कर सो रहे थे तो जब उनका अभिनय देख रहे थे उन औरतों का, तो उनको मतलब इतनी हंसी आ रही थी। लेकिन जब उनकी भाभी ने जब अभिनय किया तो उन्होंने वो हंसी नहीं रोक पाए और उनका भांडा फोड़ हो गया। मतलब सबको पता चल गया कि लेखक भी है। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है, बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूँ। हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती हो। तो देबू की जो मतलब देबू की जो माँ थी उसने चादर खींच लिया। बोला कि अरे, उन्होंने लेखक को देख लिया, बोला ये भी तो ये बेचारा बच्चा है। मतलब इस तरह से उसके मजाक उड़ाती है। तो फिर दादी बोलती है लड़के के मुंह मत लगो, लड़के में क्या, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। तो जब देबू की माँ जब मिली रास्ते में लेखक को, तो वो देबू की माँ बोलती है कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से ज़ोर से भागा और दादी माँ के पास जाकर खड़ा हुआ। तो लेखक बहुत डर गए और वो दादी माँ के पास जाकर खड़े हो गए। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते, अभय दान मिल जाता। लेखक का कहना है कि जब हम कुछ गलती करते हैं या कुछ पकड़े जाते हैं या फिर तो फिर हम जब दादी माँ के पास जब खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम लोग अभी शक्ति मिल गई है, अभी हमें दादी माँ सबसे बचा लेगी। स्नेह और ममता की मूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। तब लेखक याद करते हैं कि दादी माँ हमें कितना स्नेह करती थी, कितना हम ममता दिखाती थी। तो वो सब लेखक याद करते हैं। परिस्थितियों का वात्य चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है। मतलब जीवन का जो चक्र है, कभी हमें सुख देता है, कभी दुख देता है, लोगों को इस तरह से नचाता है। इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादी माँ को पता था कि एक सुख है तो दुख भी है, दुख है तो सुख भी है। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती। जब उनके दादाजी का देहांत हो गया तो दादी माँ उदास रहने लगी। संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया था, उनके दादा ने दादी को धोखा दिया था, वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। और वे कहीं भी मतलब जाना होता था तो पहले दादी को बोलते थे तुम जाओ, और बोलते थे मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। इस तरह से मतलब वो दादाजी जैसे झूठी बात बोलते थे दादी से। दादा की मृत्यु के बाद कुकुर मुत्ते की तरह बढ़ने वाले
मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डवाडोल कर दी। मतलब जब उनके दादाजी का देहांत हो गया तो उनके जो मतलबी दोस्त वगैरह थे उन्होंने भी और ज़्यादा मतलब उनका जो स्थिति थी, जो उनकी परिस्थिति थी, खराब कर दी। दादा के श्राद्ध में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की वो घर की तो थी नहीं। मतलब जब उनके दादा का श्राद्ध हुआ तो उसके पिताजी ने बहुत सारे लोगों को बुलाया, बहुत पैसा खर्चा किया श्राद्ध में, इजुल फिजुल खर्चा किया। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती। फिर उसके बाद दादी माँ हमेशा उदास रहती थी क्योंकि जो संपत्ति जो खर्चा किया था वो उनका खुद का नहीं था, उधार के पैसे थे वो सब। माघ के दिन थे, कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था, पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती। मतलब इतना माघ महीने का ठंडी के दिन थे, बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही थी और मतलब इतनी ठंडी थी कि ऐसा लगता था कि ठंड जो है हड्डियों में घुस रही है। शाम को मैंने देखा दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। तो लेखक देखते हैं कि शाम को इतनी ठंडी में जो दादी माँ है वो गीली धोती पहनकर संदूक पर एक दिया है उसे जलाकर हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आँखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। तो लेखक ने देखा कि उनकी आंखों में आंसू हैं। लेखक ने कभी उनकी आंखों में आंसू नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। तो लेखक अपनी दादी माँ के पास ही बैठे रहे और लेखक ने धीरे से बोला, क्या है रे दादी माँ, क्या है रे, तू यहाँ क्यों बैठा है? तो दादी माँ बोलती है, तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो? दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आँखों की ओर देखकर लेखक ने बोला, एक बात पूछूं, बताओगे? क्या है, पूछ। तुम रोती थी? तो दादी माँ बोलती है, क्या है, पूछ। तो लेखक बोलते हैं, तुम अभी रो रही हो? मतलब दादी माँ मुस्काई, पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना, चल चल धोती तो बदल लो। दादी माँ, मैंने कहा। तो दादी माँ कहती है, अरे तुमने तो खाना भी नहीं खाया। बात को वो पलट देती है, दूसरी बात करने लग जाती है। चलो चलो, खाना नहीं खाया, तुम खाना खा लो। तो फिर वो दादी माँ को बोलता है, तुम्हारी तो धोती गीली है, तुम इसे बदल लो। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई और उसकी दादी बोलती है कि मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती। ऐसे बोल के लेखक को रसोई घर में ले गई। सुबह मैंने देखा चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है, बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं, कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने रोने से हो गए। तो मतलब दोनों चारपाई पर बैठे हैं, किशन भैया और उसके पिताजी बैठे हैं। तो वो लोग सोच रहे हैं अभी दूसरा चारा भी नहीं है, कितना सारा कर्जा है, हम कैसे चुकाएंगे, पिछला कर्जा ही नहीं चुका पा रहे हैं। दोनों का मुंह ऐसे बोल बोल के उसके पिताजी का जो मुंह है रोने जैसा हो गया। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने उनका माथा सहलाते हुए कहा। दादी माँ ने कहा, क्यों रोता है? मैं तो अभी हूँ ही। उन्होंने एक संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए दिया, इसी दिन के लिए पहनाया था। तो संदूक खोलकर उसकी दादी माँ फिर एक कंगन निकालती है चमकती हुई और बोलती है कि ये लो, ये तुम्हारे दादा ने मुझे इसी दिन के लिए दिया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। तो दादी माँ बोलती है, मैंने आज तक इसे नहीं पहना, इसे मैंने हमेशा संभाल के रखा है, यह उनके वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा, पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा। तो बोलती है कि ये तुम्हारे दादा के वंश की निशानी है, ये मैंने संभाल के रखा था। और हम लोग पुराने लोग हैं ना, तो हम लोग पहले से ही सोच लेते हैं कि कभी ना कभी मतलब कुछ ना कुछ मुसीबत आ सकता है, इसलिए हम लोग संभाल के रखते हैं ये सब। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। तो लेखक जब ये सब देखता है तो उसे लगता है कि मेरी दादी कितनी मतलब अच्छी है, कितना उनका ममतामयी, कितना मतलब कुछ उन्होंने कब देवी समान है। धुंधली छाया विलीन हो गई। फिर लेखक जो ये सब सोच रहा था पुरानी बातें, वो उसके सामने से फिर गायब हो जाती है वो सब। मतलब वो सब अब वो अतीत छोड़कर प्रेजेंट में आ जाता है, भविष्य वर्तमान काल में आ जाता है। मैंने देखा
दिन काफ़ी चढ़ आया है। तो वो दिखता है, लेखक दिखता है कि हाँ बहुत दोपहर हो गया है। पास के लंबे खजूर पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी खिनौनी काली पांखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया है। तो लेखक क्या दिखता है, पास के खजूर के पेड़ से एक कौवा आकर लेखक के खिड़की पर बैठ गया है। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र काँप रहा है, और लेखक के हाथ में किशन भैया ने एक पत्र लिखा है वो है, और उसका हाथ काँप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही हैं। आंखों पर विश्वास नहीं होता, जो मतलब लेखक को विश्वास नहीं हो रहा है। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही? तो उस चिट्ठी में लिखा था कि दादी माँ नहीं रही। तो लेखक वही मतलब विश्वास नहीं कर पाते हैं, क्या मेरी दादी माँ सचमुच नहीं रही? तो ये जो लिखा है कहानी, ये शिव प्रसाद सिंह जी ने लिखी है कहानी।